नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में थमा 5वें दौर का प्रचार। सोमवार को 51 सीटों पर होगा मतदान। मैदान में 608 उम्मीदवार। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री का मणिपुर की आर्थिक नाकेबंदी खत्म कराने का वादा। कहा, नगा शांति समझौते में हितों की रक्षा। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। बीएमसी में शिवसेना का साथ नहीं देगी कांग्रेस। निर्वाचित पार्षदों की बैठक के बाद फैसला। बीजेपी का कांग्रेस पर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का आरोप। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या की निंदा। यूएन महासचिव ने नस्लवादी हमलों को बताया घातक। परिजनों ने मांगी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। 333 रनों से शिकस्त। 12 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने स्टीव ओकीफे। सबसे पहले बात चुनाव की। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैलियां की और मतदाताओं से उनकी पार्टी को जीत दिलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जगहों पर कई रैलियां की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बहराइच, गोंडा और सुल्तानपुर में रैली की। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी, काले धन और नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। किसानों के दिल में जो दर्द है उसको कैसे मिटाया जाए। 2014 में आए थे, कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। मिल गया रोजगार? अच्छे दिन नहीं आए। सिद्धार्थनगर और बस्ती में रैली कर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री और बीजेपी से पूछा कि उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए कौन सा काम किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी में सांठगांठ का आरोप लगाया। इन्होंने धोखा देने का काम किया, इन्होंने लाइन में लगाया और एक बार हमारे साथी फिर लाइन में लगेंगे और इस बार नोट के लिए नहीं, मशीन पर साइकिल और चुनाव चिन्ह पंजा दबाने के लिए लाइन में लगेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने देवरिया में रैली की। उन्होंने नोटबंदी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना की और जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। यह अन्य वादों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं। कुशीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी तंज कसा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को हत्याओं के मामले में नंबर 1 बना दिया है। चाचा भतीजा की टोली पूरा पैसा हजम कर गई। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर में 27 फरवरी को 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। श्याम सुंदर के साथ बहराइच से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए सोमवार को 51 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 608 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। शासन भारतीय जनता पार्टी आएगी। 2019 तक अच्छे दिन नहीं आने वाले। एक वोट देकर के इन्हें जिता करके भेजो। धुआंधार प्रचार का ये सिलसिला शनिवार शाम 5 बजे थम गया। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। प्रचार थमने के बाद अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। 27 फरवरी को बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इन सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नेपाल से लगी सीमा को सील कर दिया गया है, जबकि नाकों पर खास तलाशी अभियान जारी है। चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम दौर में है। इस दौर में 96 लाख महिलाओं समेत 1 करोड़ 84 लाख मतदाता 608 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
जिसमें तरबगंज से उत्तर प्रदेश के मंत्री विनोद कुमार सिंह, अयोध्या से पवन पांडे और अकबरपुर से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति, अमिता सिंह और गरिमा सिंह भी अहम उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिल वस्तु और एटवा सीट पर हैं। ईवीएम और वीवीपीएटी की जांच जारी है। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में 5-5 सीटें आई थीं। बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं होगी। इस सीट पर 9 मार्च को चुनाव आयोग ने मतदान कराने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंचानन, तमाम राजनीतिक दलों ने तो अपना काम कर दिया, प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी, अब घर घर जाकर जाहिर तौर पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के सामने अब किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है नेपाल का, और बाकी तमाम क्या क्या चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने हैं एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान मुकम्मल कराने के लिए? दीपक, देखिए, जो पिछले अभी तक जो चरण के चुनाव हुए हैं जितने भी, उसमें ये देखा गया कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और चुनाव आयोग की जो कोशिशें हैं ज्यादा से ज्यादा मतदान के परसेंटेज को बढ़ाने की, वो भी कामयाब होती दिखी है। तो इस बार भी लगता है कि जो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है और नेपाल के साथ 3 से 4 इनके जिले ऐसे हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं, उस बॉर्डर पे पूरी स्थिति ऐसी की गई है कि जहां पर की कोई क्रॉस बॉर्डर गड़बड़ी न हो सके, और जिससे कि कोई जो संवेदनशील बूथ है उनको भी पूरी चौक चौबंद वहां पर व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब जो बात हम करते हैं, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ये चुनाव पूरा शिफ्ट हो चुका है, तो अब जो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है, हमको रैलियों के जरिए आपने देखा होगा कि चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, एक बयानबाजी का सिलसिला वो जो चल रहा है और एक ध्रुवीकरण की कोशिश भी यहाँ पर लगातार दिख रही है, वो हमको एक पूरे माहौल में नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि क्या धर्म के नाम पर कोई राजनीति हो रही है, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, इस पर शायद चुनाव आयोग नजर रखेगा। लेकिन इस माहौल में जो पूरा चुनाव चल रहा है उसमें ये एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। विकास की बातों के साथ साथ ध्रुवीकरण और बयानबाजी तीखी वो पूरी चल रही है, और ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं आप कह लीजिए विकास पर हावी होते हैं। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर 11 सीटें हैं, 11 जिले हैं, जिन मुद्दों की आपने बात की वो तो राजनीतिक दलों की ओर से जानबूझकर प्लेस किए गए हैं जनता के बीच में, लेकिन जनता के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता के असली मुद्दे आपको कौन कौन से नजर आए जब आप वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हैं? देखिए, ये है कि जो प्रदेश में जो सरकार है समाजवादी पार्टी की, लोगों का ये कहना है, खासकर अखिलेश यादव में, बिजली की स्थिति वो काफी हद तक सुधरी है, लोग इस बात को मानते भी हैं, और सड़कें भी जो पहले नहीं बनी थी कई सालों में, जहां बहराइच की बात करें, लखनऊ से बहराइच पहुंचने में पहले 6 घंटे लगा करते थे, अब 3 घंटे 2.5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। तो इस बारे में लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन हाँ, उनका ये कहना है, जैसे कि जो मुद्दा नरेंद्र मोदी ने उठाया, विकास में असमानता की बात, ये आपको कुछ इन मुस्लिम बहुल इलाकों में ये मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह के हम बहराइच में इस समय खड़े हुए हैं, 7 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी, कहीं कहीं तो 50% और कहीं ये जो एवरेज आबादी है वो 30% के आसपास है। तो लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ये जो मुद्दे जो है विकास में असमानता की बात, लोग इसको कहीं ना कहीं स्वीकार भी करते हैं, और यही कारण है हमारा कहने का कि जो एक बातचीत हो रही है, रैलियों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं माहौल में वो तैरता हुआ हमें नजर आ रहा है, और हो सकता है कि चुनाव में ये इसको लेकर लोग अहम तरीके से वोट करने के लिए साथ में जाए। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल 23 फरवरी को चौथे दौर के मतदान के दौरान मौर्य बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ के अंदर घुस आए थे। जिला प्रशासन ने इस आरोप की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर जाते वक्त वो पार्टी के निशान वाले स्टिकर को उतारना भूल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताया है। उन्होंने चुनावी रैली में राज्य को आर्थिक नाकेबंदी से मुक्त कराने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नगा शांति समझौते में मणिपुर के खिलाफ कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में पहली चुनावी रैली में
राज्य की 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। प्रधानमंत्री ने राज्य को आर्थिक नाकेबंदी से भी मुक्ति दिलाने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे। मैं आपको वादा करता हूं और हम दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। प्रधानमंत्री ने नगा शांति समझौते को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राज्य सरकार झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समझौते में मणिपुर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है। नागाओं के साथ अकॉर्ड हुआ है, इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य की जनजातियों से कोई भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी हो या तराई के इलाके, सबका ध्यान रखा जाएगा। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है कि नगा शांति समझौते से पहले केंद्र सरकार ने किसी से चर्चा नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री से उन कांग्रेस नेताओं के नाम बताने को कहा जिनके साथ चर्चा हुई थी। इबोबी सिंह ने कहा कि चुनाव के वक्त लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। We have no any idea before entering this framework agreement. They never concerned with the concerned state also. I don't know the other like Arunachal and Assam. We don't know. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। सड़क का संघर्ष, जनता के मुद्दे। हम किसी भी नेगोशिएशन में नहीं जाने वाले हैं प्रशासन से। डू और डाई की स्थिति है हमारे लिए। संसद की बात, नेताओं के अल्फाज। जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला। ये पूंजीवाद का विकसित नहीं, ये विकृत रूप। जांच जो हो रही है वो सीबीआई के द्वारा हो रही है। आई थिंक द लास्ट ऑफ द पावर्स लेफ्ट विद द कोर्ट्स। दुनिया के कोने कोने में क्या रहा खास? हमारी खबरों के साथ कीजिए दिन का आगाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा टीवी के साथ सुबह 7 और 9 बजे। बीएमसी में कांग्रेस शिवसेना का साथ नहीं देगी। पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक में आज यह फैसला हुआ है।
उधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का मकसद महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना है। शिवसेना अभी इंतजार करो की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस ने बीएमसी में मेयर पद के लिए शिवसेना का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी के पार्षदों की बैठक में ये फैसला हुआ। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है कि महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही। जो बार बार इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। जरा इंतजार करो, चुनाव की 9 तारीख है, इतनी जल्दबाजी क्या है? जो होगा तो दिखेगा, वो थोड़ा ही छुपके रहने वाला है। जो भी निर्णय होगा वो तो घोषित करेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाने की संभावना को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उनका शिवसेना और भाजपा के हित में या महाराष्ट्र और मुंबई के हित में कोई नीति नहीं है। उनके स्वार्थ के लिए वो सरकार गिराना चाहते हैं, उसकी उनकी स्ट्रॅटेजी है। उससे दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने सावध रहना चाहिए। काँग्रेस सारख्या पक्षासोबत काय वाटेल ते झालं तरी भारतीय जनता पार्टी जाणार नाही नाही नाही। आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं कोणाला जायचं असेल तर आम्ही त्यांना रोकणारही नाही। एनसीपी का कहना है कि वो कांग्रेस से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी। हमें लगता है कि शिवसेना 1 नंबर की पार्टी है और उनके महापौर बनने की संभावना ज्यादा है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमने तय किया है कि कांग्रेस के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे और जब चुनाव होगा तब फैसला करेंगे। 227 सीटों वाली बीएमसी में मेयर के लिए 114 वोट जरूरी हैं। शिवसेना 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर है। बीजेपी के 82, कांग्रेस के 31 और एनसीपी के 9 पार्षद हैं। ऐसे में बीएमसी की कुर्सी को लेकर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारी जीत से उत्साहित बीजेपी अब इसे आने वाले चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने देश भर के सभी जिला कार्यालयों में आज विजय उत्सव मनाया। बीजेपी का कहना है कि निगम और स्थानीय निकायों में मिली जीत नोटबंदी पर जनता का समर्थन है। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय और राजधानी दिल्ली समेत देश भर में जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव और एमसीडी चुनाव पर ओडिशा और महाराष्ट्र में आए नतीजों का असर जरूर पड़ेगा। ओडिशा विधानसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर अवरोध हुआ। सत्ताधारी बीजू जनता दल और कांग्रेस के अवरोध के कारण कार्रवाई कई बार बाधित हुई। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली का मुद्दा उठाया। विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ओडिशा की गरीबी पर टिप्पणी कर राज्य का अपमान किया है। बीजेडी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की है। बीजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार नगर निगम चुनाव से पहले अपना बजट पेश करेगी। शनिवार को हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। 6 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा कर इसी सत्र में उसे पास किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। दिल्ली सरकार की बैठक में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसमें अनस्किल्ड लेबर की मजदूरी बढ़ाकर अब 13,350 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं सेमी स्किल्ड लेबर की मजदूरी 14,698 रुपए और स्किल्ड लेबर की 16,182 रुपए करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे खुद प्रस्ताव लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास जाकर मंजूरी लेंगे। अभी वाला जो मिनिमम वेज है वो अगस्त वाले से 600-700 रुपए कम है और उसका कारण यह है कि दिसंबर के महीने में जब इस कमेटी ने मार्केट सर्वे किया उस वक्त फूड प्राइसेस उतने कम थे। तो अभी हम चाहते तो कैबिनेट में इसको इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन फिर ये कोर्ट में लिटिगेशन का मामला बनता। नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को राज्य सरकार का वित्त सलाहकार बनाया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्यपाल पीवी आचार्य ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। जेलियांग को शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर विरोध का सामना करना पड़ा था। आदिवासी संगठनों के विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
अमेरिका के कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या की संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस प्रशासन ने कंसास में हुई घटना को राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रवासियों पर दिए गए बयान से जोड़ने से इनकार किया है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि देश में इस तरह के नफरत भरे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में एक भारतीय की हत्या को लेकर दुनिया भर में गुस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस नस्लवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे हमलों के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि समाज में मूर्खतापूर्ण हिंसा और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। कंसास के स्थानीय नागरिक भी घटना से हैरान हैं। When we peeled the layer, then we realized, oh, the gun violence was actually somebody killing people because they're different. And so that adds another layer to it, and that's when it became really hard to really make sense of this. अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इसे अमेरिका के नैतिक मूल्यों पर हमला बताया। मृतक श्रीनिवास के परिजन गहरे सदमे में हैं। उनकी पत्नी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अमेरिकी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नफरत की राजनीति को जायज नहीं ठहराया जा सकता। I need an answer. I need an answer from the government. I need an answer for everyone out there. बुधवार रात कंसास में एक शख्स ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई। इसमें 32 साल के श्रीनिवास कुची भोटला की मौत हो गई, जबकि आलोक मदासानी और इयान गिलाट जख्मी हो गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर घटना पर हैरानी जताई थी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। गिरफ्तार हमलावर एडम पुरिंटन से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया के होम्स शहर में दोहरे आत्मघाती हमले में 42 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमलावरों ने सेना के 2 शिविरों को निशाना बनाया। 6 से ज्यादा हमलावरों ने सैन्य मुख्यालय के करीब खुद को उड़ा लिया। मरने वालों में एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। साल 2014 से होम्स शहर सरकार के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद विद्रोहियों ने इस इलाके को छोड़ दिया था। इसके बाद से ही यहां लगातार बम धमाके होते रहे हैं। पिछले साल भी दोहरे हमले में 64 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब जिनेवा में शांति वार्ता चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल बाद भारत को उसकी जमीन पर करारी शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया ने पुणे टेस्ट में टीम इंडिया को 333 रनों से हराया। पहली पारी में 105 रन पर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में 107 रन ही बना पाई। मैच के हीरो स्टीव ओकीफे रहे, जिन्होंने मैच में कुल 12 विकेट लिए। पुणे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ की शतकीय पारी और स्टीव ओकीफ की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। मैच के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रन से करारी शिकस्त दी। दूसरी पारी में 441 रनों का लक्ष्य हासिल करने उतरे भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के आगे नहीं टिक पाए और एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। पूरी पारी 107 रनों पर सिमट गई। चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। Only from the bowling aspect, I would say the batting was not up to standard, and that's certainly how we, shouldn't bat from here on. Is all I can say, and I think the batting let us down. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 285 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 109 रन की शानदार पारी खेली। भारत की तरफ से आर अश्विन ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। I would say it was sustained pressure from the Australian bowlers, but that also depends on how badly we batted in the first innings. Is the main reason that we could not get back into the game. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 260 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 105 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। स्टीव ओकीफ को दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने पूरे मैच में 12 विकेट चटकाए। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 0-1 से आगे हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।